चलिए, टॉपिक है आज के लिए ई गवर्नेंस या प्रशासन में सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग। तो क्या है ये टॉपिक? इस टॉपिक की आज हम चर्चा करेंगे। स्क्रीन पे देखें आप, ई गवर्नेंस का अर्थ है आपके सामने। ई गवर्नेंस में दो शब्द हैं, ई और गवर्नेंस। ई का जो मूल अर्थ है वो है इलेक्ट्रॉनिक। सो इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, बेसिकली ई गवर्नेंस का यही पूरा नाम है। गवर्नेंस या शासन मतलब होता है सरकार चलाने का तरीका या पद्धति, और उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स जोड़ दें हम, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रयोग के माध्यम से शासन का संचालन। तो देखिए, शब्द से ही हम अर्थ निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स प्लस गवर्नेंस। गवर्नेंस या शासन का मतलब सरकार चलाने का तरीका या पद्धति, और जब उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रयोग किया जाए, इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रयोग के माध्यम से शासन का संचालन हो, तो उसे हम ई शासन या ई गवर्नेंस की, इलेक्ट्रॉनिक्स गवर्नेंस की संज्ञा देते हैं। लेकिन अगर हम अपने प्रधानमंत्री के अनुसार बात करें तो ई गवर्नेंस के दो मतलब और हैं जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इजी गवर्नेंस और इकोनॉमिक गवर्नेंस। इजी या आसान हो जाता है शासन, घर बैठे बैठे आजकल देखिए बहुत सारी सुविधाएं हम प्राप्त कर रहे हैं, अपनी शिकायतें समस्याएं रख रहे हैं, और आसान है तो भाई खर्चीला भी कम हो जाता है शासन, पैसा भी बचता है हमारा भी और सरकार का भी। मैनुअल काम करें तो नेचुरल सी बात है कि समय भी ज़्यादा लगना है, खर्च भी ज़्यादा होने हैं, और अब हम ऑनलाइन काम करें, टेक्नोलॉजी का यूज करके वही काम करें तो समय भी बचता है और पैसा भी बचता है। तो इकोनॉमिक गवर्नेंस भी। तो फिर अब तीन मतलब हो गए, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, इजी गवर्नेंस और इकोनॉमिक गवर्नेंस। और चाहें तो और एक चौथा कर सकते हैं, तो फिर अब ऐसे तो बहुत सारे, हाँ, लेकिन ये तीन मेन, चौथा आप चाहो तो और एक कर सकते हो, एफिशिएंट गवर्नेंस। तो एक ये ई भी है उसमें, एफिशिएंट गवर्नेंस। कार्यकुशलता भी नो डाउट बढ़ती ही है, समय पे काम हो तो ये भी अपने आप में कार्यकुशलता का ही एक तत्व है, कम खर्च से काम हो तो ये भी अपने आप में कार्यकुशलता का ही एक तत्व है। उसके अलावा बेईमानी भ्रष्टाचार नहीं हो तो वो भी कार्यकुशलता का ही पार्ट है। घर बैठे बैठे काम हो जाए तो, और आजकल तो कोरोना के दौर में तो देखिए, सोच के देखें कि अगर टेक्नोलॉजी ना रही होती, ये ई गवर्नेंस ना रही होती, तो कोरोना ने तो और कितने लोगों को मार दिया होता। जो कोरोना से मरते थे वो तो मरते ही, लेकिन टेक्नोलॉजी के ना होने से कितने मर जाते आप हम सब। आज तक हो गई, देखिए पूरी 1 साल हो गई है ना स्कूल खुले, ना दिल्ली में तो कोचिंग भी अभी नहीं, तो सोच के देखिए कि मर ही जाते भाई। 24 घंटा आदमी घर पे बैठ के बंद हो के क्या करता। कम से कम टेक्नोलॉजी तो ठीक है भाई, केवल पैसा ही सब कुछ नहीं है, कम से कम इंगेज तो है 2 घंटा 4 घंटा भाई आप और हम। पैसा भी मिल रहा है तो और अच्छी बात है, अदरवाइज इंगेज हैं, यही एक कम से कम तो टेक्नोलॉजी की वजह से यह संभव हुआ कि इंगेज तो है।
शुरू में महीना 2 महीना बैठना पड़ा, लेकिन उसके बाद लगा कि नहीं, पता नहीं ये चीज़ें तो कब तक चलेंगी। तो अप्रैल मई से ही लोगों ने मोबाइल के थ्रू ही जूम मीट या उससे धीरे धीरे भाई फिर तो कितनी बड़ी सपोर्टर बन गई टेक्नोलॉजी हमारे लिए। वर्क फ्रॉम होम अगर नहीं होती टेक्नोलॉजी तो हो जाता वर्क फ्रॉम होम, तब वास्तव में ठप्प पड़ जाती पूरी दुनिया। मरने वाला मरता, जीने वाला जीता, ना हाल चाल होता, ना कुछ होता, ना 24 घंटे घर में बंद होके आदमी तो WFM और बाकी WFH और बाकी चीज़ें तो इसीलिए संभव है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हम उसका यूज कर रहे हैं। तो भाई कार्यकुशलता में यही सब बातें तो शामिल हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस भी, इजी गवर्नेंस भी, इकोनॉमिक गवर्नेंस भी और एफिशिएंट गवर्नेंस भी। तो ये सब ई गवर्नेंस के मतलब हैं। देखिए लिखा हुआ है, सरकार के कार्य संचालन तथा प्रक्रियाओं में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग, ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें हम शासन और सरकार के कामों में, तो इसी प्रोसेस को हम ई गवर्नेंस या ई शासन की संज्ञा देते हैं। तो अर्थ है ये आपके सामने। 2 शब्द यहाँ स्क्रीन पे देखेंगे आप। एक ई गवर्नमेंट और दूसरा ई गवर्नेंस। ई सरकार और ई शासन। तो वास्तव में जो अंतर सरकार और शासन का है वही यहाँ ई सरकार और ई शासन का अंतर है। पर सरकार और शासन इन दोनों के आगे ई शब्द लग गया है। तो ई सरकार और ई शासन। सरकार मतलब विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो जब उनका संगठन क्या है, उनके काम क्या हैं, गठन कब हुआ है, उद्देश्य क्या है, वो कौन सी सेवाएं हमें दे रहे हैं, इन सारी चीज़ों को हम ऑनलाइन कर दें, उसमें ICT का यूज कर लें, इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज कर लें, तो हो जाएगी ई सरकार। कि भाई सरकार ऑनलाइन है, घर बैठे सरकार है, उनकी जो सेवाएं सुविधाएं हैं वो हमें घर बैठे मिल जाए, उनके बारे में जो जानकारियां हैं वो हमें घर बैठे मिल जाए। तो ई सरकार है ये। वही लिखा भी है कि सूचना एवं संचार तकनीक के साधनों के उपयोग द्वारा सरकारी कार्यों तथा प्रक्रियाओं का आधुनिकीकरण हो जाए, ताकि वे अपनी सेवाओं को प्रदान करने के तरीकों को बदल सके। तो जो काम अभी हमने कहा मैनुअल हो रहा था वो अब ऑनलाइन होने लगे, घर बैठे बैठे हमें वो सेवाएं सुविधाएं मिल जाए। तो ई सरकार, सरकार हमारे द्वार, तो है ये ई सरकार। लेकिन ई शासन ज़्यादा ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। इसमें जो सरकार चलाने का तरीका या पद्धति होती है, मतलब शासन, हम उसको सुधारते हैं। ई शासन में अब अकेले सरकार ही शासन नहीं करती है, बल्कि उसमें जनता की भागीदारी होती है। मैनुअली ये काम कठिन था, लेकिन टेक्नोलॉजी के प्रयोग से हमें आसानी है कि हम प्रशासन में जनता की भागीदारी को सुनिश्चित कर पाएँ। आज से 20 साल, 30 साल, 40 साल पहले हम ये सोचते कि सरकार के किसी कार्यक्रम, किसी योजना के बारे में जनता की राय या सुझाव लेना है तो कैसे करते हम, क्या तरीका था। एक ये तरीका था कि लोग 15 पैसे का या जितने का उस समय आता था पोस्ट कार्ड, उतने के आता था, तो उस पर चिट्ठी लिखते और फिर डाक में डालते, टेलीग्राम करते, बस ये तरीका था। तो एक तो 15 पैसा भी खर्च करना पड़ता उस जमाने में, तब उतना भी बड़ा था। पोस्ट ऑफिस में फिर लाइन लगानी पड़ती, 10 टेक्निकलिटी थी, दिक्कतें थी उसमें, कुछ ना कुछ खर्चा भी होना था उसमें।
अब कोई एडिशनल खर्चा नहीं करना है, कोई एडिशनल लाइन नहीं लगानी है, टाइम खराब खर्चा नहीं करना है, बस मोबाइल निकालना है कि अपना कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट खोलना है, mygov.in खोलना है या और जहाँ जो, और जाके जो अपनी शिकायत समस्या लिखनी है, जो सुझाव देना है, सो खट 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 उसमें 2 लाइनें टाइप करके जिस भाषा में चाहें सो कर देना है। SMS भेज देना है, व्हाट्सअप कर देना है, ट्विटर कर देना है, टेलीग्राम कर देना है, तो 56 तरीके। कोई एक्स्ट्रा खर्च नहीं है। अभी जो आपने मंथली रिचार्ज करवाया है अपनी सुविधाओं के लिए, उसी में वो मेल और मैसेज भी हो जाना है। कोई एक सिंगल पैसा आपको सरकार को सुझाव देने के लिए एक्स्ट्रा खर्च नहीं करना है। ना अलग से उसके लिए मोबाइल खरीदना है, ना अलग से उसके लिए नेट का कनेक्शन लेना है या कुछ भी, और ना कोई एडिशनल टाइम की घर से निकलो धूप में, ठंड में, पोस्ट ऑफिस में लाइन लगाओ, तो वो सब भी नहीं करना है। तो जब शासन करने का तरीका बदल जाए, शासन अब केवल एक पक्षीय नहीं हो, केवल सरकार या उसमें बैठे लोग ही नहीं चलाएं, बल्कि अब उसमें हम जो मल्टी स्टेक होल्डर कहा जाता है, बहुपड़धारी, उन सबकी भूमिका को भी शासन व्यवस्था में सुनिश्चित करें। जनता को भागीदार बनाएं, जनता की भागीदारी हो, प्रशासन में, शासन में पारदर्शिता हो, मतलब ई शासन, जिसमें शासन का तरीका बदल गया, सरकार चलाने का तरीका बदल गया। तो देखिए वही लिखा है कि सेवा वितरण पहलुओं से भी आगे की अवधारणा है। केवल ट्रेन का टिकट बनवा लेना वो ई सरकार है कि जो काम पहले घर वहाँ 4 घंटे प्लेटफॉर्म में लाइन में लग के करते, अब वो काम घर से हो जाएगा। तो ये ई गवर्नमेंट है कि हमें सरकार की सुविधा घर बैठ के मिल गई। लेकिन ई शासन लिखा है कि वो सेवा वितरण नहीं, वो उससे आगे का कॉन्सेप्ट है। उसमें जिसमें शासन प्रणाली में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग, अर्थात निर्णयों में बहुपड़धारियों को शामिल करना, मल्टी स्टेक होल्डर्स, बहुपड़धारियों को शामिल करना, ये अब ई शासन है। और हमें अब सरकार को पारदर्शी और उत्तरदायी बनाना है। प्रशासन में जनता की भागीदारी होगी तो पारदर्शिता होगी, हम जानते हैं, जवाबदेही होगी, हम जानते हैं। तो अब यहाँ जब ये सारी बातें हों, मल्टी स्टेक होल्डर्स की भूमिका, हम समाज के विभिन्न समूहों, समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित करें, तो फिर इसे हम ई गवर्नेंस या ई शासन की संज्ञा देते हैं। शासन करने का तरीका बदल देना। तो ई गवर्नमेंट और फिर ई गवर्नेंस। शुरुआत ई गवर्नमेंट से ही हुई है। हमने पहले सरकारी संगठनों, उनकी सेवाओं, कामों को ऑनलाइन करना शुरू किया है, लेकिन फिर धीरे धीरे हमने दायरे बढ़ाए हैं, विस्तार दिया है इस कॉन्सेप्ट को, और फिर हम ई गवर्नमेंट से ई गवर्नेंस की तरफ आगे गए हैं, जिसमें केवल सेवा प्रदान कर देने का ही उद्देश्य नहीं है, बल्कि लोगों के विचार, उनके सुझाव मांगना, उनकी शिकायतें, समस्याएं जानना, उन्हें सरकारी निर्णयों, फैसलों में भागीदार बनाना। हमने इन चीज़ों तक विस्तार किया है इस कॉन्सेप्ट का, और तब उसे फिर हमने ई गवर्नेंस की संज्ञा दी है। तो ई गवर्नमेंट वर्सेस ई गवर्नेंस। आगे बढ़ें। ई गवर्नेंस के उद्देश्य क्या है?
ई गवर्नेंस के उद्देश्य क्या हैं? तो यहाँ देखिए स्क्रीन पे आपके सामने ई गवर्नेंस के उद्देश्य लिखे हैं। बातें वही हैं जो ओवरऑल हम जानते हैं। प्रशासन में पारदर्शिता और जन भागीदारी के उद्देश्य, ई गवर्नेंस भी पारदर्शिता और जन भागीदारी का साधन है, तो इसके उद्देश्य भी कमोवेश रूप में वही है। देखिए लिखा हुआ है कि सूचना और सेवा वितरण में सुधार करना। घर बैठे बैठे आसानी से सूचनाएं भी मिल रही हैं, सेवाएं भी मिल रही हैं, जिनके लिए पहले बहुत परेशान होना पड़ता था, समय और संसाधन खर्च करने पड़ते थे। निर्णयन प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना। तो ई शासन में देखिए हम बात कर रहे हैं कि केवल सूचनाएं सेवाएं देना ही नहीं है, केवल सर्विस डिलीवरी को ही बेहतर नहीं करना है, बल्कि हमें पीपल्स पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस, इस पे भी फोकस करना। और प्लस उसके साथ साथ तो सरकार को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और दक्ष बनाना। तो हम जानते हैं कि जन भागीदारी से पारदर्शिता, पारदर्शिता से जवाबदेही, नियंत्रण, उससे सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, नैतिकता। तो बाकी जितने भी कॉन्सेप्ट हैं भागीदारी से जुड़े हुए, जितने भी साधन हैं, सबका एक ही उद्देश्य है, नेचर भी वही है सबका। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो ई गवर्नेंस से 3D को दूर करने में हमें मदद मिलती है। 3D को दूर करने में मदद मिलती है हमें ई गवर्नेंस से। वो 3D क्या? तो डिले, डिस्टेंस एंड डिफिकल्टी। डिले, डिस्टेंस एंड डिफिकल्टी, इस 3D को दूर करने में मदद मिलती है ई गवर्नेंस से, या ई गवर्नेंस का उद्देश्य होता है 3D को दूर करना। डिस्टेंस, डिले एंड डिफिकल्टी, मतलब आप समझ रहे हैं तीनों का भली भांति। एक ऐसा ये कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं जो हम सब यूज भी कर रहे हैं, इसको तो जान रहे बेहतर ढंग से। समय बच रहा है, दिक्कतें कम हो रही हैं और दूरियां भी कम हो। घर बैठे बैठे ही देखिए आप अपने घरों में बैठे हैं, हम अपने घर नहीं ऑफिस में हैं, और फिर भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इसी टेक्नोलॉजी, इसी ICT की वजह से ही तो हमने कहा संभव हो पा रहा है सब। नहीं होती ICT तो हमने कहा बताइए साल भर। तो कितने बड़े शुक्रगुजार सबको होना चाहिए, और हमें भी कितना बड़ा शुक्रगुजार होना चाहिए कि आप हमसे जुड़े हैं, हम आपसे जुड़े हैं, और इसी टेक्नोलॉजी की ही वजह से जुड़ना संभव हुआ है। दुनिया में कहीं दूर दराज में कहीं कोई हो, और कितनी आसानी से हम बहुत कम खर्च में या बिना खर्च में भी जूम, गूगल, देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट सब जो है दुनिया में कहीं से कहीं लोगों को जोड़ दिया आपस में। समय बच रहा, संसाधन बच रहे, समस्याएं नहीं हो रही। तो डिस्टेंस, डिले, डिफिकल्टीज, ये 3D को रोकना, दूर करना, ये उद्देश्य है ई गवर्नेंस का। जब ई गवर्नेंस होता है प्रशासन, शासन में हम सूचना संचार तकनीक का प्रयोग करते हैं, तो उससे फिर देखिए स्मार्ट शासन की स्थापना होती है। ई शासन होगा तो स्मार्ट शासन होगा।
स्मार्ट शासन होगा तो सुशासन होगा। तो ये इनका आपस का संबंध या रिलेशन होता है कि ई शासन से स्मार्ट शासन और स्मार्ट शासन से फिर सुशासन। स्मार्ट शासन क्या है तो फिर देखें आप, यहाँ स्क्रीन पे लिखा हुआ है स्मार्ट की व्याख्या। एस है सिंपल या स्मॉल भी, एम है मोरल, ए है अकाउंटेबल या अफोर्डेबल भी कहते हैं लोग, आर है रिस्पॉन्सिबल या रिलायबल भी कहते हैं लोग, या रिस्पॉन्सिव भी कहते हैं लोग, और टी है ट्रांसपेरेंट। तो वैसे अंग्रेजी के 5 शब्दों के प्रथम अक्षरों से मिलके बना है स्मार्ट, और ऐसे देखें आप तो 5 के अलावा 4 और बता दिए हमने आपको, तो 9 हो गए। एस के 2 मतलब हो गए, सिंपल भी स्मॉल भी, आसान हो छोटा हो। जहाँ 50 आदमी काम करते थे अब वहाँ तकनीक का प्रयोग कर लें तो 20 आदमी उतना काम कर लेते हैं। ज़्यादा लोगों पर कंट्रोल करना, ध्यान दे पाना संभव हो जाता है। दूसरा देखिए तो मोरल तो नैतिक होगा, भाई बेईमानी भ्रष्टाचार रुकेगा क्योंकि ट्रांसपेरेंट हो जाएंगी चीज़ें, जवाबदेही हो जाएगी तो अकाउंटेबल होगा, कम खर्च हो रहा है तो अफोर्डेबल भी है। सोच के देखिए आपकी ऑनलाइन की फीस ज़्यादा होना चाहिए थी, यहाँ कम हो गई है फीस ऑनलाइन। जो यहाँ 1 लाख फीस है कहीं भी ऑनलाइन में फीस हो, भाई जिसने जितना, किसी ने 10%, किसी ने 20%, हमें भी देखिए आप लोगों के कहने पे कम करना पड़ा, बल्कि मेरा तो कहना था कि भैया फीस डबल होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको घर बैठे हम सुविधा दे रहे हैं। 5 महीना दिल्ली में रहते तो दिल्ली में 1 लाख रुपया खर्चा करते, महीना ना करते भी 12,000 रुपये महीने का खर्च है दिल्ली का। 5 महीना केवल कोचिंग करनी आप और बैठ की तो और 60,000 70,000 खर्च होगा कि नहीं होगा? रूम रेंट, टिफ़िन और बाकी चीज़ें, घर पे वो सुविधा मिल रही। तो जो फीस 40,000 है वो फीस 1 लाख होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? वो खर्चा जोड़ दें उसमें जो यहाँ आप 6 महीने आके खर्चा करते, और जो घर पे बैठे सुविधा है वो अलग और जोड़ दें तो फिर 1.5 लाख होनी चाहिए फीस। और जो ये 5 लाख का 6 लाख का हाथी पाल लिया तो उसका भी जोड़ना चाहिए उसमें। लेकिन यहाँ उल्टा कि नहीं, 40,000 क्यों फीस है, कम होनी चाहिए फीस। ऑनलाइन हो रहा है तो कम होनी चाहिए कि ज़्यादा होनी चाहिए? लेकिन भाई कम तो अफोर्डेबल भी हो गया है भाई। और प्लस उसके साथ साथ देखिए आप तो आर है, हमने कहा आर के 3 मतलब हैं, रिलायबल भी, रिस्पॉन्सिबल भी और रिस्पॉन्सिव भी। रिलायबल तो भरोसेमंद, भरोसा है क्योंकि सब पता है हमें कि क्या हो रहा, कैसे हो रहा, चूंकि चीज़ें ऑनलाइन है। ट्रांसपेरेंसी, भाई पर्दे के पीछे हो तो अब कैसे भरोसा करेंगे हम कि पता नहीं क्या हो रहा नहीं हो रहा। अब यहाँ तो सामने दिख रहा है, तो अब तो दूध का दूध और पानी का पानी है, तो भरोसा आप कर सकते। रिस्पॉन्सिबल है तो अगेन हम देख रहे हैं कि ट्रांसपेरेंट है, तो अब कैसे गड़बड़ करोगे, पकड़े जाओगे तुरंत, उत्तरदायी, जवाबदेही। और रिस्पॉन्सिव, रिस्पॉन्सिव मतलब तुरंत आप रिस्पॉन्स दीजिए, प्रतिक्रिया दीजिए। ऐसा नहीं कि देख के सुन के इग्नोर मार दीजिए। तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से संभव है कि कुछ नहीं तो आप व्हाट्सएप ही चलाते हैं, कोई कुछ मैसेज भेजता है, कुछ नहीं तो कम से कम हाथ ही जोड़ लो, एक थम्स अप ही भेज दो तो तुरंत रिस्पॉन्स दे दो।
तो अब टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये सब भी संभव है। किसी का मेल आया, किसी की कुछ शिकायत समस्या आई, सोते जागते 24 घंटे में कम से कम उसे एक लाइन में रिस्पॉन्स आप दे सकते हैं। अब हमें आसानी है ये सब करने में। और ट्रांसपेरेंट देख ही रहे, अब ईंट की जगह कांच की दीवार है, सब दिख रहा है अंदर बाहर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो ई गवर्नेंस से स्मार्ट गवर्नेंस होती है, देखिए। और जब स्मार्ट होती है गवर्नेंस तभी गुड गवर्नेंस आ पाती है। जो ये स्मार्ट गवर्नेंस में 9 पॉइंट हम बात कर रहे हैं, एक तरह से आप देखें तो गुड गवर्नेंस के पैरामीटर हैं यही सब। अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, इंटीग्रिटी, यही सब तो गुड गवर्नेंस के पैरामीटर बताए हैं वर्ल्ड बैंक ने। तो उद्देश्य हैं ई गवर्नेंस के। ई गवर्नेंस के एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज होता है ई गवर्नेंस का, सो अगेन ये बताने की ज़रूरत नहीं है आपको। आजकल तो हर जगह कोई ऐसा फील्ड नहीं है जहाँ ई गवर्नेंस का प्रयोग नहीं हो रहा हो। वो शिक्षा हो, वो स्वास्थ्य हो, वो रोजगार हो, कृषि हो, उद्योग हो, कुछ भी सोच के देखें, हर जगह ई गवर्नेंस का हम अप्लाई कर रहे हैं। तो उसके एप्लीकेशन के पार्ट कुछ यहाँ बातें लिखी हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग, टैक्स, जल आपूर्ति, ऊर्जा, यातायात प्रबंधन, आयात निर्यात, पीडीएस, लॉ एंड ऑर्डर, आपराधिक न्याय प्रक्रिया, पर्यावरण संरक्षण, विभिन्न क्षेत्रों में हम आज प्रयोग कर रहे हैं बड़े पैमाने पे ई गवर्नेंस का। अब आप देखिए ई बजट भी इस बार से शुरू हो गया, ई पंचायत भी है, ई एजुकेशन भी, ई कॉमर्स ही, हर जगह ई संजीवनी भी, ई आरोग्य भी, हर जगह तो अब ई है। तकनीक का यूज है, उसके माध्यम से बेहतर काम हो रहे हैं, इको फ्रेंडली काम हो रहे हैं, कम खर्च में जल्दी काम हो रहे हैं। तो आज समाज, सरकार से जुड़ा कोई सेक्टर ऐसा नहीं है अगर कहा जाए कि जहां हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हों, ई गवर्नेंस को जहां अप्लाई नहीं किया जा रहा हो। क्षमता और ज़रूरत के अनुसार बड़े पैमाने पर हर क्षेत्र में आज प्रयोग हो रहा है ई गवर्नेंस का। सबके हम एग्जाम्पल भी जान रहे हैं। टैक्स ऑनलाइन जमा कर रहे हैं, ट्रेन टिकट ऑनलाइन बना रहे हैं, कोरोना वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कर रहे हैं, सब कुछ तो देखिए, शिकायतें ऑनलाइन दे रहे हैं, सुविधाएं ऑनलाइन मिल रही हैं। तो सब ई गवर्नेंस के मॉडल हैं स्क्रीन पे आपके सामने। सेकेंड ARC के अकॉर्डिंग यहाँ हम बात करेंगे। सेकेंड ARC ने ई गवर्नेंस के 4 प्रमुख मॉडल बताए हैं। लिखा हुआ है ई गवर्नेंस से सीधे सीधे प्रभावित होने वाले वर्गों के संबंधों के आधार पर 4 मॉडल। और प्रभावित वर्ग कौन कौन से हैं? नागरिक, कार्मिक, व्यापारी और सरकार। वैसे तो कहा जाए तो नागरिक और सरकार दो ही, भाई इन दो में ही तो सब आता है। भाई व्यापारी भी नागरिक हैं, कार्मिक भी नागरिक हैं, और या कार्मिक को भाई हम सरकार भी मान लें, वो सरकारी कर्मचारी हैं, दोनों हैं, वो नागरिक भी हैं और वो कार्मिक हैं, सरकारी भी हैं, तो सरकार भी हैं।
तो नागरिक और सरकार में तो सब है, फिर भी कर्मचारी एक व्यापक वर्ग है, कई करोड़, तो उन्हें अलग वर्ग दिखा दे रहे हैं यहाँ हम। और उसी तरह से भाई व्यापारी, निजी दुकानदार, ये भी एक काफ़ी बड़ा वर्ग है, कई करोड़, तो उन्हें भी हम अलग दिखा दे रहे हैं। और ऐसे तो भाई अब हम किसानों को भी कह दें या और दूसरों को भी, तो वो तो फिर हैं ही। मुख्यतः ये चार प्रमुख वर्ग जो सीधे सीधे ई गवर्नेंस से जुड़े हैं। कहें कि किसान भी, लेकिन अभी वो उतने ई गवर्नेंस से जुड़े नहीं हैं। अब धीरे धीरे उन्हें भी जोड़ने के प्रयास कर ही रही है सरकार। तो इन चार वर्गों के आपसी संबंधों के आधार पे ई गवर्नेंस के मॉडल बताए गए हैं। चार मॉडल यहाँ स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। एक है G2C, मतलब गवर्नमेंट टू सिटीजन। दूसरा है G2G, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। तीसरा है G2E, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। और चौथा है G2B, गवर्नमेंट टू बिजनेसमैन। तो चार मॉडल जो सीधा सीधे जुड़े हुए हैं, चार वर्ग ई गवर्नेंस से उनके संबंधों के आधार पर। पहला, सरकार और नागरिक। अब तक हमने आपसे जितनी भी बातें की, जितने भी उदाहरण दिए, वो यही थे, सरकार व नागरिक, गवर्नमेंट टू सिटीजन। कि सरकारी सेवाएं हमें घर बैठे ऑनलाइन मिलें, वो ट्रेन का टिकट हो, वो परीक्षा का फॉर्म भरना हो, और परीक्षाएं भी अब तो ऑनलाइन हो रही हैं बहुत सारी। तो जब सरकार और नागरिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ जाएं, सरकार अपनी सेवाएं सुविधाएं ऑनलाइन देने लगे, नागरिक वो सेवाएं लेने लगे ऑनलाइन, अपनी शिकायतें समस्याएं ऑनलाइन बताने लगे, तो वो G2C है, गवर्नमेंट टू सिटीजन। उसी तरह से जब सरकार और सरकार आपस में जुड़ जाए, सरकार के दो विभाग जुड़ जाएं आपस में, केंद्र सरकार और राज्य सरकार जुड़ जाए आपस में, दो राज्य सरकारें जुड़ जाएं आपस में, तो वो G2G है। यूपी की पुलिस महाराष्ट्र की पुलिस से कोऑर्डिनेट करे, पंजाब की पुलिस से करे कोऑर्डिनेट, डेटा शेयर करे, सूचनाओं का आदान प्रदान करे, तो G2G है वो। तीसरा है G2E, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। तो ये आपस में जुड़े, MIS वगैरह के कॉन्सेप्ट हैं। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, किस डिपार्टमेंट में कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं, कब किसकी ज्वाइनिंग डेट है, कब किसका प्रमोशन ड्यू है, किसकी क्या सैलरी है, कब कितने इंक्रीमेंट लगने हैं, ये सारी चीज़ें जब ऑनलाइन डेटा हो, सब कर्मचारी अपनी शिकायतें ऑनलाइन रख पाएँ, सैलरी अकाउंट में आ जाती है 1 तारीख को या 30 तारीख को ऑनलाइन ही सब, तो अब ये G2E है कि सरकार और कर्मचारी जुड़ जाएं आपस में।